कि आप ऐसे 5 लोगों के बारे में सोचिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर रिलेशनशिप में जीतना है तो हारना पड़ेगा। मेरी शादी जस्ट हुई थी, बिल्कुल नए नए थे। छोटी मोटी बात पे कुछ न कुछ होता था। पहले मैं तो सोचता था मैं क्यों बोलूँ, भाई मैंने क्या गलती की है, तो मैं बोलता ही नहीं था। उधर से वो सोचते थे मैं भी क्यों बोलूँ। किसी को भी दूसरे के काम में ज़्यादा टोका टोकी नहीं करनी। तुम्हारा अपना एक तरीका है, तुम्हारी अपनी एक स्टाइल है। तुम खाना 4 बजे खाते हो या 5 बजे खाते हो या 8 बजे खाते हो। अब मैं उसको टोकूंगा। रिश्ते का सबसे बढ़िया सोल्यूशन है हार मान लेना। जो हार माने को उसको विजय का हार मिलेगा। मैं तो कह रहा हूँ रिलेशन कोई भी हो, बिजनेस और कस्टमर के बीच में भी रिलेशन है, क्लाइंट टू क्लाइंट के बीच में भी रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन है, बाप बेटे के बीच में रिलेशन है, टीम के बीच में रिलेशन है। हाँ संकेत, आज का जो टॉपिक है वो रिलेशंस के बारे में है। और मतलब मेरे को तो पूरी लाइफ में, क्योंकि इतना बड़ी टीम के साथ जब काम करते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है रिलेशंस। राइट। और मेरे को जो कैरियर की शुरुआत हुई उसमें जो सबसे फर्स्ट चैलेंज आया वो चैलेंज भी रिलेशन का ही था। ओके। और आए दिन जब डिफरेंट, मतलब क्योंकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग, अलग अलग उनका अतीत है, अलग अलग तरह के उनके संस्कार हैं, अलग अलग तरह का उनका नेचर है, अलग अलग कल्चर है, तो रिलेशंस के बीच में टकराव, अब और रिलेशंस एक व्यापक सब्जेक्ट है। और ये चैलेंज आई थिंक कि दुनिया के हर फील्ड में रहता है। कोई पॉलिटिक्स में है वहाँ भी रहता है, फैमिली में है वहाँ भी रहता है, केवल हस्बैंड वाइफ है वहाँ भी रहता है, बाप बेटा है वहाँ भी रहता है। तो इसकी मास्टर की क्या हो सकती है और इसको कैसे हम आज सॉल्यूशन की तरफ, कैसे आज की हमारी बातचीत जो है वो लोगों के लिए मददगार बने, उसको लेकर तुम अपनी शुरुआत। रिलेशनशिप कोई भी 2 लोगों में, वो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो गया, इस बात पर डिपेंड करता है कि दोनों का व्यवहार कैसा है। क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति सोच जैसे रहा है, जैसे फील कर रहा है, जैसे एक्ट कर रहा है, जैसे बात कर रहा है, ये सब उसके व्यवहार का हिस्सा है। और इसी के ऊपर में एक रिलेशनशिप टिका हुआ होता है। तो इससे पहले कि हम 2 लोगों को आपस में देखें, पहले मेरे हिसाब से एक व्यक्ति को अकेले में देखना चाहिए। और उसमें जो साइकोलॉजिकली सबसे कोर पॉइंट है कि हर किसी को एक एक्सेप्टेंस की, एक वैलिडेशन की भूख है। तो जब हम जन्म ही उस भूख के साथ में लिए हैं, तो हम चाहते हैं कि जो भी हमारे आसपास में हो, चाहे वो हमारे घर वाले हों, हमारे माता पिता या समाज या हमारे दोस्त या स्कूल जाएं तो टीचर्स, बड़े होने के बाद में करियर के क्षेत्र में देखें तो अब जो पार्टनर्स होते हैं या जो और स्टेक होल्डर्स होते हैं या फिर बॉसेस होते हैं करियर में देखें तो हम हर किसी से चाहते हैं कि हमें एक एक्सेप्टेंस मिले। और उस एक्सेप्टेंस के मिलने पर एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर मैं सेफ फील करता हूँ कि यहाँ पे मुझे वो मिल रहा है जो मुझे, जिसकी भूख हमेशा से थी। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक्सेप्टेंस दूसरों से नहीं, खुद से लेना था। ये जो उम्मीद दूसरों से कर रहा हूँ, ये तो बेसिक मिस्टेक तो यही है ना कि भाई हर कोई मेरे को पसंद करे, हर कोई मेरे हिसाब से चले। मेरे जो मेंटोर रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र अड़िया, वो हमेशा अपने वेबिनार की शुरुआत में एक सवाल पूछा करते थे कि आप ऐसे 5 लोगों के बारे में सोचिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है, और फिर आप ऐसे 5 लोगों के बारे में सोचिए जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करते हो। और आमतौर पे हम देखेंगे कि वो 5 लोग कॉमन होते हैं। जिनको हम पसंद नहीं करते, जो हमें पसंद नहीं करते, वो मेजरली कॉमन होता है, क्योंकि मैं उनके व्यवहार को बदलना चाह रहा हूँ और वो मेरे व्यवहार को बदलना चाह रहे हैं। बदल कोई नहीं रहा है। बिल्कुल वो एक रस्सा कस्सी वाला गेम है ना कि हाँ, मतलब तुम उधर रस्सी खींच रहे हो और मैं इधर रस्सी खींच रहा हूँ, दोनों ताकत लगा रहे हैं, उसका कोई एंड नहीं है। थोड़ी देर के लिए तुम उधर खींच लेते हो, थोड़ी देर के लिए मैं इधर खींच लेता हूँ, और एक आदमी उसमें से, तो दोनों ही जीत जाएंगे। अगर कोई भी एक जना छोड़ दे हाँ, तो हार कोई नहीं रहा है, हार कोई नहीं, जीत रहे। आप एक लाइन बोला करते थे कि अगर रिलेशनशिप में जीतना है तो हारना पड़ेगा। एक्चुअली में रिलेशनशिप में हारने को ही जीतना कहते हैं। उसको हार कहना ही गलत है। हाँ। हार ही जीत है। मतलब प्रैक्टिकली हम लोग देखते हैं, कई बार मेरे से गलती होती है, मतलब मैं बिल्कुल गलती पे हूँ,
एकदम डिफ़ॉल्ट हूँ कि मैं ऑफिस से बहुत ही गलत टाइम पे घर पहुँचा हूँ। तो नेचुरली है, घर वालों को गुस्सा आना तो उनका तो वो तो बिल्कुल उनकी अपनी एक्सपेक्टेशन तो वो गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं किस कारण से लेट हुआ हूँ वो मेरे अलावा तो कोई नहीं जान सकता ना, मेरा रीज़न कितना जस्टिफाइड है या छुट्टी का दिन है। तो उनका उस टाइम पे हीटअप होना, गर्म होना, गुस्सा आना वो बहुत नेचुरल है। तो उस टाइम मुझे रिएक्ट नहीं करना है, क्योंकि मुझे ये तो पता नहीं कि भाई मैंने जो कुछ भी किया, चाहे मेरी कितनी भी मजबूरी रही है, लेकिन अगर रिलेशन है तो उनका भी अपना राइट है। राइट, तो वहाँ मैं हारने में तो मेरी जीत हो रही है ना। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर एक बात मैंने नोटिस की है और मैं अक्सर अपने क्लाइंट्स को ये बात बताया करता हूँ कि जब किसी का कोई रिएक्शन आता है तो वो रिएक्शन पहली बार में आ रहा है या कई बार छोटी छोटी चीज़ें उनके मन में इकट्ठा हो गई हैं और उन्होंने एक विचारधारा मेरे बारे में बना ली और अब रिएक्शन आ रहा है। क्योंकि एक अगर विचारधारा दिमाग में बन गई है तो हर बार वही रिएक्शन आएगा। नहीं, इसमें क्या है कि जैसे जैसे आपका मैच्योरिटी लेवल डेवलप होता है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, मेरी शादी जस्ट हुई थी, बिल्कुल नए नए थे, छोटी मोटी बात पे कुछ न कुछ होता था। पहले मैं तो सोचता था मैं क्यों बोलूँ, भाई मैंने क्या गलती की है, तो मैं बोलता ही नहीं था। उधर से वो सोचते थे मैं भी क्यों बोलूँ। अब तो मैच्योर हो गया, अब अपने को और ये चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ती है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कौन कितना नाराज़ है, फिर भी अपना बोलना भी नहीं बंद करना है। मतलब 3 चीज़ें मैं इसमें समझता हूँ। नंबर 1, किसी को भी दूसरे के काम में ज़्यादा टोका टोकी नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा अपना एक तरीका है, तुम्हारी अपनी एक स्टाइल है। तुम खाना 4 बजे खाते हो या 5 बजे खाते हो या 8 बजे खाते हो, अब मैं उसको टोकूंगा। यहाँ पे मैं आपके 3 पॉइंट्स पे पहले वाले पॉइंट पर एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब कोई टोक रहा होता है तो उनके मन में ये ख्याल होता है कि वो उनको सुधार रहे हैं, उनके मन में ये नहीं होता कि मैं टोक रहा हूँ। तो ये ख्याल कैसे बदला जाए? अब यहाँ इसका सोल्यूशन क्या है उसको समझना। मान लो मेरा नेचर है टोकने का, तो सामने वाले को कुछ नहीं करना, रिएक्ट नहीं करना। झगड़ा इसी बात का है कि मैंने कहा, तुमने बिना कोई कारण के उसको रिएक्ट कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, चिंगारी पैदा कर दी। राइट। तो हम यहाँ पर एक चीज़ देख पाते हैं फिर कि जैसे अक्सर अगर एक लड़ाई हो रही है कि टाइम पर नहीं है, जैसे आपने कहा, ये लड़ाई हो रही है कि सामान इधर उधर बिखेर के रख दिया है, ये मेरी बात नहीं सुनी है, मैंने सामान मंगाया था वो टाइम पर नहीं लेकर आए हो। तो अगर ऐसा झगड़ा है तो ये जो बात है, ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके पीछे में उनको ऐसा फील हो रहा है कि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जा रही है। उसको हैंडल करने का मैटर है। अगर सामान तुमने मंगवाए थे, मैं नहीं लाया तो गलती है ना मेरी। बिल्कुल है। अब उसमें मुझे रिएक्ट नहीं करना है। मतलब वही जो तुमने पहली लाइन में जो बात कही ना, रिश्ते का सबसे बढ़िया सोल्यूशन है हार मान लेना। जो हार माने को उसको विजय का हार मिलेगा। मतलब कई बार बिना किसी कारण के किसी ने कोई बात कही और तुरंत रिएक्ट कर दिया। अब रिएक्ट कर दिया, चलो मैंने रिएक्ट कर दिया और तुम भी वापस रिएक्ट कर दिया, तो झगड़ा नहीं है, वो रिएक्शन कारण बन रहा है। भाई मैंने रिएक्ट किया, मेरा नेचर, और फिर तुमने भी वापस रिएक्ट किया, तो बिना कोई कारण के हमारे बीच एक फ्री का, मतलब बिना किसी वजह के अगर देखेंगे तो कोई मुद्दा है ही नहीं, देखेंगे तो कोई इशू है ही नहीं उसमें केवल रिएक्ट ही इशू है। बस उसमें फिर पीछे से अपन कहानियाँ ले आएंगे, तुम तो कभी मेरी मानते नहीं हो, तुम कभी सुनोगे नहीं है, तुम मेरी कदर नहीं करते हो, मेरी वैल्यू करी कब है तुमने, मेरे को कब तुमने टाइम दिया है। दूसरी चीजें निकल के आ जाएगी, यानी यहाँ पर रिएक्ट की वजह से निकलेगी, है नहीं वो। इस रिएक्शन में अपने आप को सही साबित करने के लिए मैं 100 कारण ढूंढ के ले आऊंगा, कई पुरानी 10 साल पुरानी फाइलें खोल दूंगा। पर यहाँ पर सिर्फ अपने आप को सही साबित नहीं कर रहे हैं, दूसरे को गलत साबित करने की भी कोशिश है। वो रिएक्ट में तो यही है ना कि भाई दूसरे को गलत। अच्छा, खास तौर से ऐसे रिलेशंस, मैं तो कह रहा हूँ रिलेशन कोई भी हो, बिजनेस और कस्टमर के बीच में भी रिलेशन है, क्लाइंट टू क्लाइंट के बीच में भी रिलेशन है, हस्बैंड वाइफ के बीच में रिलेशन है, बाप बेटे के बीच में रिलेशन है, टीम के बीच में रिलेशन है, ऑफिस में बॉस और बॉस का एक कहानी बहुत अच्छी सी सुनाता हूँ। एक बार बॉस जो है अपने, मतलब वो जो उनका कुलीग था, मतलब जो है, मतलब एम्प्लॉय था,
उसको डेली मतलब ऑफिस में आते ही बुरी तरह से डांटता था। हम्म, वो बहुत इरिटेट हो गया, मतलब कि यार ये रोज रोज का साला आए आते ही गाली रोज डांटा पीट। तो मेरे पास वो केस आया, हम्म, तो मैंने उसमें एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस दी कि यार आपको एक झूठ बोलना है कुछ दिनों तक कि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं। वो डांट रहे हैं कोई बात नहीं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। थोड़े दिनों में बॉस का नेचर चेंज हो गया, और बॉस ने बाद में बताया कि यार एक्चुअली मैं सही बात बताऊँ, मैं मेरे घर से जब निकलता था तो मेरी पत्नी बहुत किटकिट करके निकलती, तो मैं पूरे रास्ते पर एकदम ऐसा डिस्टर्ब रहता था, तो थोड़ी बहुत वो मतलब वो तुम्हारे ऊपर पता नहीं कैसे निकल जाती थी। तो एक्चुअली में तो और मतलब हमारे बीच मतलब बॉस और उनके दोनों के बीच में अच्छी फ्रेंडशिप हो गई, सिर्फ उसके रिएक्ट नहीं करने से और इरिटेट नहीं होने से। अगर वो इरिटेट होता रहता, रिएक्ट करता, तो बॉस है तो रिएक्ट तो कर नहीं सकता, इरिटेट होता तो जॉब छोड़ देता। तो सिर्फ ये कहने से कि मेरे बॉस बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, यानी हमने अच्छा जब मैं कह रहा हूँ तो उसको मैं वो एनर्जी दे रहा हूँ। एक्चुअली में इसको दूसरे तरीके से मैं बोलूँ तो जब भी मैं अपने बिहेवियर को उस तरीके से नहीं कर पा रहा हूँ जो कि एक नेचुरल बिहेवियर है, तो आई एम पेशेंट। तब भाई मैं मरीज हूँ, मैं गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं मरीज हूँ, आई एम ए पेशेंट। मैं इरिटेट हो रहा हूँ तो मैं पेशेंट हूँ, तो तुम्हें मेरे को एज ए डॉक्टर हैंडल करना है। ये नहीं करना है कि अरे गुस्सा करना है, भाई इनको देखो कितना कमज़ोर है ये कि इनको जल्दी जल्दी गुस्सा आ जाता है। अगर इतनी सोच को डेवलप करने में तो हम उनके गुस्से पर नाराज होने के बजाय सिंपैथी करेंगे। इसको हम कहते गुस्सा हैं, ना कमजोरी तो है ना, ताकत तो नहीं है। साइकोलॉजिकली जो आपने बात बोली है उसको हम कहते हैं कि हमारे मन में जो परसेप्शन बनाया हुआ है दूसरे के बारे में, उस परसेप्शन को हमें बदलना है। जब हम उस परसेप्शन को बदलते हैं, तो आज तक मैंने मान के रखा है कि ये तो बहुत मेरा टाइम वेस्ट ही करता है कोई भी व्यक्ति, तो मैं अपने आप ही उससे पीछे छुड़ाना चाहूँगा। जितना मैं उससे पीछे छुड़ाना चाहूँगा वो उतना ही मेरे पीछे आना चाहेगा। उसका टाइम ले वो और खींचना चाहेगा। पर अगर मैं उसको थोड़ा भी अटेंशन देना चालू कर दूं तो वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो जाएगा और कम में ही। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि उसका बिहेवियर मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, उससे डील करने का तरीका मैं अपना चेंज कर रहा हूँ। अपना चेंज मतलब मेरा इसमें पैटर्न रहता है, मैं सामने वाले को स्वीकार कर रहा हूँ, उसको पेशेंट समझ रहा हूँ। भाई मेरे को गुस्सा ज़्यादा आता है तो मैं कमज़ोरी तो, गुस्सा ताकत तो नहीं है ना, गुस्सा है तो कमज़ोरी है ना। सही बात है। तो कमज़ोर कौन करेगा? जो कमज़ोर है ना, कमज़ोर बिहेवियर कौन करेगा? तो हमें उसको सिंपैथी के साथ देखना है, उसको रिएक्ट नहीं करना है। उसको अगर मैं भी अच्छा मतलब तुम्हारे पास ईगो है, मेरे पास भी ईगो ही आएगा तो टकराव भी आएगा। तो वही बात तो वहीं वापस आ रही है कि रिश्ते जहाँ से परमानेंट रखने हैं। मैं तो कह रहा हूँ पूरी जो कंट्रीज के बीच की लड़ाई है वहाँ भी तो ईगो ही है, वहाँ भी एक्चुअली में तो हारने में ही जीत है। अच्छा। हाँ भाई कितना कंट्री का लॉस कर रहे हैं, कितनी पॉपुलेशन का लॉस कर रहे हैं, कितना नेचर का लॉस कर रहे हैं, पर वही है ना कि वहाँ हारे कौन पूरे देश में। तो आपका पहला पॉइंट था कि टोकना नहीं है। नहीं हाँ कुछ बहुत ही वैसा हो, हाँ टोकना नहीं है। टोकना नहीं है। दूसरा पॉइंट आपका था कि सामने वाले को उसके हिसाब से डील करना है, डॉक्टर बन के उसको सही तरह से डील करना है। तीसरा पॉइंट क्या है? बड़ा बन के डील करना। हाँ। तीसरा पॉइंट ये है कि कई बार मतलब उस झगड़े का एक्चुअली में कोई वजह नहीं होती, मतलब कोई भी कॉन्फ्लिक्ट का कोई रीज़न नहीं है, रीज़न नहीं होता है। बस हम मतलब मूड मेरा खराब है, और वो मेरा मूड खराब होने की 100 वजह हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, नेचर हो सकता है।
अब मेरे मूड खराब होने की वजह से मैंने तुम्हारे को मिसबिहेव किया, तुम्हारी बात को एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो जो मेरे मूड को तुम्हें अपने ऊपर नहीं लेना है। यानी कुछ चीज़ें बहुत सिचुएशनल हो सकती है, सिर्फ उस मोमेंट पर हुई है, लगातार होने वाली हाँ, बात नहीं बिल्कुल। है। भाई मैं घर बहुत ही रॉन्ग टाइम, बहुत ही लेट पहुंचा हूँ, तो मैडम का मूड खराब होना तो स्वाभाविक बात है ना, गलत बात तो नहीं है ना। तो अब उनके मूड खराब को मैं वहाँ अगर रिएक्ट भी करूँगा, और उन्होंने मतलब बिल्कुल मिसबिहेव किया उस टाइम, मैं उनका मूड, वो मिसबिहेव नहीं कर रही है, उनका उस समय का मूड मिसबिहेव कर रहा है, तो मुझे उस मूड में अपने को नहीं लेना है। ये जो आपने बात कही है, इस पे मैं हमेशा एक बात सिखाया करता हूँ, और ये आई थिंक एक बहुत इजी तरीका भी हो सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक इंसान के को अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ेगा। एक है उसका डेजिग्नेशन, एक है वो खुद इंसान, और एक है उसका बिहेवियर। एक वाइफ का एक्सपेक्टेशन अपने हस्बैंड से होता है नेचुरल, और वो हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा इंसान अलग है, और एक्सपेक्टेशन उस इंसान से नहीं है, एक्सपेक्टेशन हस्बैंड से है। इंसान तो सिर्फ उस हस्बैंड का रोल प्ले कर रहा है, पर इंसान का बिहेवियर जरूरी नहीं है कि हर वक्त उस सारी एक्सपेक्टेशन को पूरा कर पाए। बिहेवियर 100% मैच वैसा ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर वाइफ को सिर्फ ये समझना पड़ेगा कि कुछ जगह पर मेरे एक्सपेक्टेशन पूरे नहीं होंगे। सेम गोज फॉर हस्बैंड, हस्बैंड को भी यही समझना पड़ेगा वाइफ से कि मेरे हर एक एक्सपेक्टेशन मेरा पूरा नहीं हो सकता। तो जो एक्सपेक्टेशन पूरा नहीं होगा उसके लिए मैं अपने आप को ईगो में लाकर या गुस्से में लाकर मिसबिहेव नहीं करूँगा। देखो कुछ रिलेशन ऐसे हैं, बिल्कुल अगर मैं कुछ ऐसे रिलेशन, देखो रिलेशन दो तरह के हैं। एक तो ऐसे रिलेशन जो बिल्कुल परमानेंट रिलेशन, मेरा क्लाइंट है, वो आज है कल नहीं रहेगा, वो परमानेंट रिलेशन है। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, फादर और चाइल्ड का रिलेशन, मदर और चाइल्ड का रिलेशन, और ब्रदर एंड ब्रदर का रिलेशन, और भी ऐसे जो रिलेशन, भाई यूँ समझ लो गॉड प्लान रिलेशन कर लूँ मैं उसको। भाई मेरी वाइफ का चुनाव मैंने किया, लेकिन ये गॉड प्लान है। मेरे पेरेंट्स का चुनाव मैंने नहीं किया, दैट इज गॉड प्लान। मतलब अगर मैं इसकी पूरी बिहेवियर साइंस में जाऊंगा, तो मेरे पेरेंट्स को मैंने चुना है एज ए सोल। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सही या गलत, वो चुनाव मेरा है। जब मैं माँ के घर में गया तो पहले मैंने अपने पेरेंट्स को चुना है, फिर मैं गया हूँ, तो मेरा चुनाव है। अब वो जो है जैसे हैं, इट्स माय रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो ये जो परमानेंट रिलेशन या जो गॉड रिलेशन है, उनको जो है जैसे हैं एक्सेप्ट। ये जो आपने बात कही है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, ताकि ये, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मन में हो सकता है कैसे चुनाव किया है, तो उस चुनाव की वो एक स्पिरिचुअल मैटर हाँ है। तो उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा ताकि वो इजी हो जाए। यहाँ पर आपके चुनाव से कहने का मतलब ये है कि मेरे अंदर में जो जिस तरह के कार्मिक कनेक्शन मेरे रहे हैं पिछले जीवन में, उस हिसाब से मेरा कुछ बिहेवियर ऑलरेडी डिज़ाइंड है। मेरे को कुछ ग्रोथ करनी है अपने बिहेवियर के अंदर में, कुछ चीज़ें अपने बारे में समझनी है, और उसके कारक होंगे मेरे माता पिता, क्योंकि उनके साथ में जो मेरा व्यवहार रहेगा और जो मेरा एक्सपीरियंस रहेगा वो मेरे अंदर में कुछ तरह के चैलेंज और कुछ तरह की बिहेवियर पैदा करेगा, जिसको मुझे अपनी बाकी की ज़िंदगी में फिगर आउट करके इम्प्रूव करना है। इसको मैं एकदम सरल भाषा में कहता हूँ, जो भी गोल्ड रिलेशन या जो परमानेंट रिलेशन है, वो मेरी ज़िंदगी में या तो लेने के लिए आए या देने के लिए आए, और उसका रेस्पॉन्सिबल मैं खुद हूँ। इसको मैं एक बहुत ही सरल भाषा में समझा देता हूँ। जैसे मेरे 5 ब्रदर हैं, वाइफ है,
बच्चा है, पड़ोसी है, या और जिनके साथ मुझे परमानेंट रहना है, ऑल आर बैंक। कुछ बैंक ने मुझे लोन दे रखा है तो मुझे उनको चुकाना है, राइट। और कुछ बैंक से मैंने लोन लिया हुआ है, ये मतलब मैंने तो, दिया हुआ है, हाँ, मुझे तो वो मिलने मुझे वाला है। देंगे। तो मुझे जब भी उनके साथ में डील हो रही है, भाई ये गर्म हो रहा है तो यार मेरा पहले का लोन लिया हुआ है, हाँ। अच्छा है, क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है, ये किससे जाए, अच्छा है, राइट। तो मेरे सारे रिलेशन क्लियर होते जाएंगे। क्योंकि कोई भी मेरी ज़िंदगी में जो आया है, ये स्पिरिचुअल टॉक है, कोई भी मेरी ज़िंदगी में परमानेंट रिलेशन के तौर पे आया है, वो स्टाफ भी हो सकता है, वो पड़ोसी भी हो सकता है, वो फादर मदर भी हो सकते हैं, बेटा भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकती है, क्योंकि ये परमानेंट रिलेशन है। कस्टमर तो आज आया, कल नहीं आएगा, राइट। जो परमानेंट रिलेशन है वहाँ पर मेरे पास में एक शब्द है, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट, इसको मैं अगर और थोड़ी सरल भाषा में कहूँ, तुम्हारा मेरा परमानेंट रिलेशन है, और तुम्हारे और मेरे बीच में कोई विवाद हो गया। विवाद ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉपर्टी का है, अभी कोई हॉट टॉक हो गई, कोई कारण हो गया जो स्पार्क हो गया, तो जो समझदार है उसको हार माननी, रास्ता किसी को बढ़ाना क्यों, राइट। भाई झुकेगा कौन, जो समझदार है। यहाँ पर जो आपने बात कही है, मैं हमेशा उसी बात को पकड़ के और यही एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ अपने क्लाइंट्स को भी, कि अगर आपके लाइफ में कोई डिफ़िकल्ट पर्सन आपको लग रहा है कि आया है, वो आपके लिए अलग अलग तरह के डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, तो आपको तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि ये ख़त्म होते जा रहा है। खत्म होता जा रहा है, दैट्स राइट, मेरा ये लोन क्लियर हो रहा है। हाँ, तो आपका रिएक्शन ही नहीं होगा कभी, रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही मैं रिएक्ट करूँगा वैसे ही वापस से लोन आ गया ना। बिल्कुल, लोन बढ़ रहा है, लोन बढ़ रहा है, और अगर मैं रिएक्ट नहीं करूँगा तो लोन ख़त्म हो रहा है। लोन खत्म हो रहा है। मतलब गॉड प्लान जितने भी रिलेशन है वहाँ पर, या तो मुझे वो सुख देने के लिए आया है, या मेरे को दुख देने के लिए आया है। तो दुख देने आया है तो लोन क्लियर हो रहा है, खुश होना चाहिए, मेरी सारी इंस्टॉलमेंट पे जाएगी, वो क्लियर हो जाएगी, फिर वो रिलेशन या तो ख़त्म हो जाएगा, या वो रिलेशन मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिस दिन लोन क्लियर होगा उसके बाद वो रिलेशन के साथ नेचुरल सेटलमेंट आ जाएगा। क्योंकि मैंने कितनी ब्लैक बॉल, कितनी रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी उसको किसी भी लाइफ में दी है, वो उतनी मुझे देगा। वो एनर्जी का ट्रांजैक्शन है, वो खाली नहीं जाएगा। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सल्यूशन के तौर पे मैं देना चाहता हूँ वो है कि, जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ में इसकी शुरुआत करता हूँ। मेरे एक क्लाइंट है, वो कहते हैं कि मेरे ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हैं, उनसे बात करना मुझे पसंद नहीं है, तो मैं बात नहीं करता। तो मैंने उन्हें समझाया कि आप इस ऑफिस में क्या हो, तो उन्होंने कहा कि मैं इस डेजिग्नेशन पे हूँ, मैनेजर डेजिग्नेशन है मेरा। मैंने कहा आपका डेजिग्नेशन मैनेजर है, वो इंसान का डेजिग्नेशन जिससे आप बात नहीं करना चाहते क्या है? उसने कहा वो भी एक मैनेजर है। मैंने कहा आपको उस इंसान से बात नहीं करनी है, पर इस मैनेजर को इस मैनेजर से बात करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए ज़रूरी है। यानी कभी कभी मुझे सिर्फ अपने रोल को अदा करने के लिए भी एक रिलेशनशिप मेंटेन करनी पड़ेगी कि एज अ पर्सन हम नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके प्रति मेरे को गुस्सा रखने की या किसी तरह का हेट्रेट रखने की ज़रूरत नहीं है, पर इन दो रोल्स का कनेक्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल सही बात है। तो एक सोल्यूशन जो मैं देता हूँ वो ये भी है कि कभी कभी हमें उस रोल को कंप्लीट करने के लिए कुछ एक्टिविटीज़ कर लेनी चाहिए, चाहे वो आप किसी भी रोल में हो। मैंने करियर के एग्जाम्पल से दिया, हम इसे पर्सनल लाइफ के एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि बेटे की अपनी फादर के साथ में नहीं बन रही है, पर बेटा होने का फ़र्ज तो वो निभा सकता है क्योंकि वो उस रोल में है। तो बिल्कुल अपन इसको टोटल चीज़ को कंक्लूड करते हैं, और कंक्लूड में मैं कुछ पॉइंट्स देता हूँ। एक तो अगर मैं डेली कुछ एफर्मेशन करूँ और इसको मेरी लाइफ की प्रैक्टिस बना लूँ, मेरा आज का दिन दुआओं से भरा हुआ है, मेरा आज का दिन सुख
और शांति से भरा हुआ है। ये एफर्मेशंस, इस तरह की कुछ और एफर्मेशन मैं देता हूँ जो मुझे सुबह सुबह अपने अंदर क्रिएट कर देना चाहिए। आज का दिन मेरा सर्वश्रेष्ठ दिन है। आज मेरे साथ जो भी मिलने वाले हैं, जो भी मेरे साथ, जिनके साथ भी मेरी मुलाकात होगी, वो सब बहुत अच्छे लोग हैं और मेरे साथ बहुत अच्छा बिहेव करते हैं। क्योंकि जिस तरह की एनर्जी को मैं आगे रखूँगा, उसी तरह की एनर्जी मुझे मिलेंगी। मैं जहाँ जा रहा हूँ, मैं तो बहुत प्रैक्टिकल करता हूँ इसमें। मतलब मेरे साथ तो इतनी इंस्टांस है, कई लोग कहते हैं मुझे कि सर यहाँ तो बहुत बारिश आ रही है। मैंने कहा यार कल सब ठीक रहेगा, आप कैसे आओगे? मैंने कहा कल सब ठीक रहेगा, आज आ रही है ना, मैं तो कल आ रहा हूँ। तो आपने एनर्जी जैसी भेज दी है, वैसा आपके साथ होगा। क्योंकि एक्चुअली में रिश्ता क्या है? एनर्जी का ट्रांजैक्शन है। नेगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, लो एनर्जी, हाई एनर्जी। तो उस एनर्जी के ट्रांजैक्शन में अगर मैं डेली मॉर्निंग में वेरी पावरफुल एंड गुड एफर्मेशंस को रिलीज कर दूंगा घर से बाहर निकलते टाइम, इसमें मैं कुछ और प्रैक्टिसेस अभी ऐड की है मैंने, और मैं सबसे कहना चाहूँगा, ये टॉपिक अलग है तो चलो इस पर, लेकिन मैं अपने पास से जितनी सकारात्मक ऊर्जा, जितनी पॉजिटिव एनर्जी आगे से आगे भेजता जाऊंगा, मेरे को रिटर्न में वैसी, और सरल भाषा में कहूँ तो मैं तुम्हें ब्लैक बॉल भेजूंगा तो तुम ब्लैक ही तो दोगे मेरे को, तुम वाइट कहाँ से ला दो? तुम्हारे पास तो कोई बॉल है ही नहीं, तो मैं क्यों ना वाइट बॉल ही दूँ तुम्हारे को, तो मेरे को लौट के वाइट बॉल दो। राइट। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सामने वाले को हमें नापसंद करने की जगह पर उसके बिहेवियर को एक प्रोग्रामिंग के रूप में देखना चाहिए। जैसे कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग होती है, तो कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं कीबोर्ड से, माउस से। हम जो इनपुट देते हैं उसके हिसाब से कंप्यूटर आउटपुट निकाल के देता है। अगर कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग डिफरेंट होती तो मैं उसको अलग तरह से इनपुट दे रहा होता, मुझे अलग तरह से आउटपुट मिलता। जैसे अगर मुझे हिंदी में टाइपिंग करनी है तो फिर मुझे इनपुट बदलना पड़ता है, अकॉर्डिंगली वो आउटपुट मुझे जनरेट करके देता है। हम बहुत जल्दी कर देते हैं कि किसी को भी ब्लेम करने लग जाते हैं कि वो ऐसा है, वो ये है, वो है। हम ये नहीं सोचते कि उनकी एक तरह की प्रोग्रामिंग उनके बचपन में ही हो चुकी है। बिल्कुल हो चुकी है। तो उनकी प्रोग्रामिंग जैसी भी है, मैं उसे नहीं बदल सकता, पर उस प्रोग्रामिंग से आ रहे आउटपुट को मैं अपने इनपुट से बदल सकता हूँ। मैं इसको और सरल करता हूँ। अगर हमारा फैमिली है, जिनके साथ हमें डेली रहना है, हमें अगर एक बार एक दूसरे की तारीफ करते रहना चाहिए। तारीफ, उनकी हर बिहेवियर को अप्रिशिएट करना चाहिए। हम अच्छा कह के ही अच्छा बना सकते हैं। मैं थोड़ा सा यहाँ हमें पर उनको चेंज करने के बजाय उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। ये बात पे मैं अग्री करता हूँ कि जब हम किसी को उठाते हैं अपनी नज़रों में, उनकी नज़रों में, तो उनमें एक सकारात्मक बदलाव आता है। पर अप्रिशिएट के कुछ नियम है अप्रिसिएशन के, जहाँ पर मैं पूरी तरह से आपसे अग्री नहीं कर पा रहा हूँ। आपने कहा हर बिहेवियर के लिए अप्रिशिएट करना चाहिए। नहीं, बिहेवियर की नहीं कह रहा हूँ। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं बीच बीच में बिना किसी कारण के, जिनके साथ मुझे रोज रहना है, स्टाफ है, फैमिली है, तारीफ करते रहना चाहिए। हाँ, मैं यही है जो पे नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बिहेवियर तो टाइम टू टाइम अप डाउन होगा। तो मैं अगर तारीफ को अपना नेचर बना लूँगा, तो बीच की जितनी भी बिहेवियर पैटर्न है उनमें ऑटोमेटिकली सेटलमेंट आएगा। राइट। इसका मतलब है कि अप्रिसिएशन से उनको एक तरह की एक्सेप्टेंस फील होती है, जहाँ से हमने शुरुआत की थी आज के डिस्कशन की। और जब उन्हें एक्सेप्टेड फील होता है, उन्हें बेहतर फील होता है, तो अपने आप ही रिलेशनशिप सुधरता चला जाता है। तो वो उनकी एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। बहुत बढ़िया। आज का जो डिस्कशन रहा है वो वाकई में अगर कोई इम्प्लीमेंट करता है
और अगर वो अपने आसपास के रिश्तों को, और वो रिश्ते खास करके जहाँ पर उनको कुछ तकलीफ़ है या कुछ डिफ़िकल्टी चल रही है, अगर उनमें इस तरह की सोच, किसी भी रिश्ते को सुधारा जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, अगर हम अपनी कंडीशंस को हटा के सामने वाले को पहले एक्सेप्ट करें और अप्रिशिएट करें। मेरा एक सवाल है यहाँ पर, और ये काफ़ी डाइवोर्स को भी रिवर्स किया जा सकता है। मेरा जो सवाल है वो ये है कि किसी भी रिलेशनशिप को चलाने के लिए दोनों लोगों को प्रयास करना होता है। नहीं, एक अकेला प्रयास करे और नहीं, दूसरा अपने हिसाब से ही चलता रहे, नहीं, तो रिलेशनशिप सही कैसे हो सकता है? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल पूरी गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। यहाँ पर मैं मतलब एग्जाम्पल बहुत ओनोपोनो में जो डॉक्टर थे, मतलब उसी से ले रहा हूँ मैं। ओनोपोनो में एक डॉक्टर थे, डॉक्टर का नाम मुझे अभी याद नहीं है, हाँ वो तुम कहीं से नेट से सर्च करके, वो एक ऐसे हॉस्पिटल में जाके उनकी पोस्टिंग हुई जिस हॉस्पिटल में मतलब जो पेशेंट थे वो बहुत एग्रेसिव थे। कोई भी स्टाफ उस पेशेंट के पास जाना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो अटैक भी करते थे और मिसबिहेव भी करते थे, और कोई भी कोऑपरेशन उनको मतलब मेडिकल की किसी भी टीम से नहीं मिलता था। उस हॉस्पिटल में उस डॉक्टर का ट्रांसफ़र हुआ। डॉक्टर ने कुछ नहीं किया, उन सारे पेशेंट्स की फाइल मंगवाई, उनकी फ़ोटो देखी और उनके लिए प्रेयर की, अच्छा, हीलिंग की। अगर मैं अपने भीतर के सभी घावों को मतलब मेरे एनर्जी को ऊपर उठाना, मुझे भाई मेरा जिसे चेतना के स्तर को मैं जितना ऊपर उठा लूँगा, इसको मैं ऐसे समझाता हूँ, गॉड जो है भगवान परमात्मा, उनका एनर्जी लेवल इतना हाई होता है कि वो किसी में भी कोई दोष देखते ही नहीं है। Right. वो एक ही चीज़ कहते हैं, ये इसका रोल है। वो तो हुई गॉड की बात। मतलब ये बिल्कुल रियल बता रहा हूँ मैं। किसी भी गॉड को ले लो, किसी भी देवी देवता को ले लो, वो ब्लेसिंग करते हैं ना। कौन जा रहा है वहाँ पे? डाकू जा रहा है, शैतान जा रहा है, वो ऐसा तो नहीं कहते ना यार तुम डाकू कहाँ से आ गए यहाँ पर, मैं तेरे को क्या से, वो ब्लेसिंग दे रहे हैं। क्यों ब्लेसिंग कब दे पा रहे हैं? जब एक्सेप्ट किया। इस मामले में कुछ बहुत बड़े संत जो जिन्हें कहते हैं लिविंग लीजेंड संत, उनको भी देखा मैंने, वो किसी को भी रिएक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि उनका काम है एक गुड एनर्जी देना, वो उनका काम है निस्वार्थ भाव से, बिना की एक्सपेक्टेशन के। अगर मैं बिना किसी कंडीशन के सामने वाले को 100% एक्सेप्ट कर लूँ और नहीं हो रहा है एक्सेप्ट, तो मैं उसके लिए ब्लेसिंग करूँ, और वो मतलब मेरे को थोड़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ेगी। तो मेरी मेहनत से उनका भी बिहेवियर चेंज हो जाएगा। ये बात आप जो कह रहे हैं वो बात तो वो बिल्कुल वन सही है। साइडेड को मेरा वही अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट। आप जो बात कह रहे हैं वो बात तो बिल्कुल सही है, पर ये करना इतना डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाँ, डिफिकल्ट। क्योंकि मैंने देखा है, जैसे आमतौर पर अगर हम एक फादर सन रिलेशनशिप को देखें तो वो उसमें कुछ ना कुछ डिफ़िकल्टी रहती है, बनी लोन कितना बड़ा है, हाँ, तो पेमेंट करने के लिए उतना ही संघर्ष करना पड़ेगा ना। पर ये जो संघर्ष है वो अक्सर उस संघर्ष में आदमी ये बातों को याद नहीं कर पाता, और उस संघर्ष के बाद जो मजा है ना, वो उससे याद ना है। पर वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर नहीं पाता है। हाँ, वो आम आदमी को उतना नॉलेज भी नहीं होता है, इतना ट्रांसफॉर्मेशन। क्योंकि जनरली दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि मतलब जैसे पिता के मन में बच्चे के बारे में एक चीज़ बैठी हुई कि ये ऐसा ही है, वैसे ही बच्चे के मन में भी पिता के बारे में बात बैठी हुई है कि ये ऐसे ही है। नहीं, मैं इसको ऐसे समझाता हूँ। एक्चुअली में इसमें बाप और बेटे का रिलेशन नहीं है, दो एनर्जी का रिलेशन है। बाकी वो बाप और बेटे के रोल में है।
दो एनर्जी है, हम्म, वो दोनों एनर्जी का पुराना जो ट्रांजैक्शन है वैसा ही उसको लगेगा। अगर बीच में ब्लैक एनर्जी है तो वो रहेगा, लेकिन यहाँ जो जितना मैच्योर है, अब वो मैच्योर कोई भी हो सकता है, कहीं बाप हो सकता है, कहीं बेटा हो सकता है, तो उसको ये समझना होगा कि उस एनर्जी को जब तक मैं क्लीन नहीं करूँगा ये कम्प्लेक्स ये बना रहेगा। उसके लिए संघर्ष भाई मेरे ऊपर ही काम करना पड़ेगा। मतलब मैं इस बात को बहुत प्रैक्टिकली जानता हूँ कि मेरे से किसी का भी रिलेशन कितना भी खराब हो और वो सामने वाला किसी भी तरीके से भी मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हो, लेकिन मेरे पास अगर अपने ऊपर काम करने के लिए टाइम है और अपने ऊपर काम करने की ताकत है, मेरी एनर्जी की, मेरी चेतना के स्तर को इतना ऊपर उठाने की तरह का है, मेरी वाइब्रेशन उसके लिए फिर भी ब्लेसिंग देने की, तो उसको ठीक होना पड़ेगा। मैं मेरी रोशनी को इतना बढ़ाऊं कि अंधेरे को खत्म होना पड़ेगा। ये है तो बिल्कुल साइंटिफिक। अब ये मैं कहने में तो बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए तो डेली थोड़ा थोड़ा आज की दुनिया में हम बाहर इतना बिखर गए हैं कि अंदर काम करने का बैठा नहीं। जैसे आपने कहा है कि रोजाना अफर्मेशन प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, सुबह में मेंटल क्लैरिटी, जहाँ कार्मिक अकाउंट जितना डीप है, जहाँ लोन जितना गहरा है, उसके रीपेमेंट के लिए वो उतना ही मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ, तो मैं वहीं पे आ रहा हूँ कि जो सोल्यूशन आपने बताया है जो है ना, वो सोल्यूशन में जैसे आपने कहा है कि अफर्मेशन करना है हर दिन, सुबह में आपने जैसे कहा अफर्मेशन करना है, ओहोपोनोपोनो का आपने नाम लिया, उसके अलावा आपने कहा ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस करना है, आपने कहा फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना है, हाँ, उसके अलावा सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है, सेल्फ लव प्रैक्टिस करना है। तो ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं, और जो आप एक बात कहते हैं कि सुबह उठते ही अपने मन में जितनी चीज़ें वो क्लीन कर देनी चाहिए, सबको पेपर पे उतार देना चाहिए, ये सब जो प्रैक्टिसेस हैं आमतौर पे एक व्यक्ति को सुबह में या पूरे दिन भर में कितना समय उसमें देना चाहिए? नहीं, देखो ये डिपेंड करेगा इसमें, लेकिन जो मेरा अपना लाइफ का एक्सपीरियंस है, सुबह मेरी चेतना का जो स्तर है वो डिवाइन बीइंग के साथ कनेक्टेड होता है। ओके। दूसरा, पूरी जो यूनिवर्स है वो, उसमें से जो कहते हैं कि जितनी भी इस सृष्टि पर दोनों तरह की नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले और पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करने वाले, तो सारे नेगेटिव एनर्जी करने वाले सोए हुए रहते हैं उस समय। जो भी कहते हैं कि क्योंकि वो सब तमो प्रधान जितने भी हैं, मतलब वो सब सोए हुए रहते हैं। उस टाइम मैं प्रैक्टिस करूँगा अच्छे तरीके से तो मुझे टाइम कम लगाना पड़ेगा, उसी प्रैक्टिस को मैं दिन में करूँगा तो बहुत ज़्यादा लगाना पड़ेगा। पर कितना समय लगाना होगा सुबह में? इसमें इंटेंशन और डेप्थ का फर्क पड़ेगा। फिर भी एक अप्रोक्सीमेटली एक आम आदमी के लिए आप 1 घंटे का रोज बनाना। 1 घंटा सुबह, 1 घंटा सुबह 5 बजे से 6 अगर बजे बहुत तक। डीप नहीं, इसमें अगर सबसे अच्छा टाइम है तो 4 बजे का। 4 से 5। हाँ, अगर इसका कोई सबसे टॉप लेवल का टाइम है तो वो है 4 से 5। सुबह 4 से 5 अगर कोई 1 घंटा रोजाना ये प्रयास करे कि वो फॉरगिवनेस, ग्रेटफुलनेस, नहीं, एक चीज पकड़ लो, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। अगर मतलब सच कोई भी, अगर मैं वाकई में ये कर पा रहा हूँ तो मुझे रियलाइज होगा कि मैं लाइट होता जा रहा हूँ, मैं लाइट होता जा रहा हूँ, मैं लाइट और माइट होता जा रहा हूँ। जितना मैं, जिनके साथ मेरी कार्मिक अकाउंट है और बैड कार्मिक अकाउंट है, उनके प्रति मैं ग्रेटिट्यूड करूँगा, और अगर मैं उसको रियलिटी में करूँगा, कहते हैं कि भावनाओं से तो भव सुधर जाता है। भाई मेरी भावनाओं से तो ये एक जन्म क्यों, कई जन्म सुधर जाते हैं। सही बात है। तो भावनाओं की साधना है, इमोशन की साधना है। यानी मुझे हाईली पॉजिटिव और एनलाइटेंड इमोशन क्रिएट करना है, तो धीरे धीरे वो क्लीन हो जाएगा, हीलिंग हो जाएगा और सब कुछ। सो क्या हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हर दिन सुबह उठकर अगर एक कोई से भी जो भी रिलेशनशिप जिससे डिफ़िकल्टी चल रही है उसको पकड़कर उस व्यक्ति को याद करके उसकी फ़ोटो देखकर अगर वो रोज़ाना शुक्रिया अदा करे कि ये व्यक्ति मेरे जीवन में आया है, मुझे कुछ सिखाने के लिए आया है, और वो ये सोचे कि मुझे क्या सीखना है, मुझे कौन सी स्किल डेवलप करनी है, क्या कैसे अपने आप को बेहतर बनाना है कि मैं इस इंसान को और अच्छी तरह से डील कर पाऊँ, तो धीरे धीरे उनके रिलेशनशिप सुधरने लग जाएंगे। 21 डेज से 90 डेज
21 डेज से 90 डेज तक ही प्रैक्टिस करनी चाहिए। नहीं, मिनिमम 21 डेज का रूल है, मैक्सिमम 90 डेज में कोई अकाउंट नहीं बचा। राइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस तक बात को, भाई एक्चुअली में प्रैक्टिस मुझे नहीं करनी है, प्रैक्टिस उस बीइंग को करनी है। हाँ, इसे अपने जहाँ अंदर पर के लेवल डेप्थ तक में पहुंचाना अकाउंट है। हम्म, एक्चुअली में करंट में तो हम दोनों एक दूसरे के हैं, लेकिन जो अगर बैड एनर्जी है तो एनर्जी के लेवल पे है, क्लीन तो उसको करना है। तो इसलिए वो सबकॉन्शियस के लेवल पे जाके करना होता है। इसलिए उसमें डेप्थ चाहिए, उसमें इंटेंशन चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी चाहिए। कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कंटिन्यूटी नहीं होगी तो बीच में कहीं कहीं मेरे से अनजाने में फिर नेगेटिव एनर्जी, वो कहते हैं कि मैंने लोन चुकाते चुकाते बीच में लोन लेने की जरूरत पड़ गई, ले लिया फिर। सही बात है, अनजाने में ही ले लिया। हाँ, अनजाने में भी हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आज कुछ जो चर्चा रही है ये बड़ी विशेष चर्चा, और नहीं, बस साधारण से लेकर ऊपर तक की बात आ गई आज। हाँ, एक लेमैन को समझना है, बिल्कुल आम आदमी जिसको न तो मतलब वो बॉडी से आगे वो कुछ नहीं जानता, चेतना को नहीं जानता, कॉन्शियस को नहीं जानता, हाँ, सब कॉन्शियस को नहीं जानता, लेमैन तो नहीं जानता। राइट। उसको सिंपली है रिएक्ट कम करना है। रिएक्ट का मतलब है मुझे तुरंत स्पार्क नहीं करना है। कोई बात करनी है तो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाना है। एक दूसरे की तारीफ करनी है, टोकना नहीं है, टोकना नहीं है। और सामने वाले का मूड अगर खराब हो रहा है तो मुझे वहाँ से दूर हो जाना है। उसी समय उस मूड का जवाब नहीं देना है, व्यक्ति का जवाब देना ठीक है, लेकिन खराब मूड वाले व्यक्ति का क्या जवाब देना, हट जाओ, साइड हो जाओ। राइट। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो और आपने वो बताई मूड खराब होने की वजह भी तो मैं ही हूँ। वो रस्सा कसी में अपने आप को सही साबित करने से ज़्यादा बेहतर है कि हम हार जाएं। और पूरा कंक्लूड है, जहाँ स्थायी रिश्ते हैं हारने में ही जीत है। हार ही जीत है। राइट। एक्चुअली में हार बड़ी जीत है। तो आज डेफिनेटली बहुत सारे रिलेशनशिप इम्प्रूव हुए होंगे। इसी के साथ ये चर्चा आगे बनेगी। हम अगले एपिसोड में मिलेंगे जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक इसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। कई बार हम लोगों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। आज हमने फॉरगिवनेस की बात करी और ग्रैटिट्यूड की बात करी, इसी से कनेक्टेड कि कैसे हम सभी को माफ़ कर पाएँ और अपने आप को उससे फ्री कर पाएँ। अगले वीडियो को अभी देखें। थैंक यू।